आज तक अर्जुन अवार्ड मिला है ना, अंदाजा लगा लो कि मुझे पेंशन कितनी मिलती है। गोल्ड मेडल में 14,000 देते हैं, मुझे 10 मिली है। मैं पूछूंगा वो जी आपके ना अभी आए ही नहीं पैसे, उतने मेरे पैसे नहीं आए। कौन कौन से इंफीरियर लोग हैं जिन्हों को पद्मश्री मिली है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे लेजेंडरी प्रवीण कुमार द एथलीट से। फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, कुछ फनी इंसिडेंट्स थे। और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कहां कहां पर उन्हें दिक्कतें आई, कहां कहां पर उनकी मदद की लोगों ने, और कौन से वो इवेंट्स थे जहां पर उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। फैसिलिटीज अगर आपको उस टाइम मिली होती तो शायद इंडिया का ओलंपिक मेडल का जो खाता था वो उसी टाइम खुल जाता, वो भी थ्रोज में। मुझे ये 2-3 महीने एक कोच देते, अच्छा ट्रेंड आदमी जिसके कॉन्टैक्ट अच्छे हुआ, और कंपटीशन के लिए दे दी 3 महीने के लिए। मैं डिस्कस में नहीं कर सकता था, हैमर नहीं कर सकता था। बगैर प्रैक्टिस मैं 55, 55, 56 हैमर कर लेना। ना मेरा कोई कोच, अब तो 2 कोच है। ये कौन है जी? ये मेरा पति मेरा कोच है। ये कोच कौन है? ये अमेरिका में मेरा कोच बैठा है। ऐसे मैं तो अमेरिका के पास भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि 2 कोच हो इनके पास। हमारे टाइम क्या मिलता था हमें? 200 ग्राम दूध सुबह, पता नहीं कि 150 ग्राम शाम में। इसमें आपने वो 1 लाख स्टेडियम के बैठे लोगों को खड़ा करना है। पोल में इंडिया का फ्लैग चढ़ेगा ऐसे। 200 ग्राम दूध और सुबह शाम, और 2 अंडे। ये तो जंपर्स की डाइट भी नहीं है। आज की तारीख में जंपर्स भी इससे ज्यादा खाते होंगे। तो कैसे मैनेज करते थे आप अपनी डाइट? मैं कहता हूँ जो अमीर आदमी का कुत्ता है ना, मैं वो भाषा इस्तेमाल करता हूँ। जो अमीर आदमी का कुत्ता है ना, वो जो डाइट हम खाते थे उसको देखे हम, ये इनका खाना थोड़ा खाते थे जो ये देते थे हम लोग अपनी जेब से किसी को भेजना, जब मच्छी लाया शाम में, मच्छी वगैरह, ये बाकी बादाम, दूध, ये चीजें सारी लोग अपने खाते थे। ब्रेकफास्ट कभी इनका क्या करना। 2-4 छोटे लड़के होते थे, हम लोग अपना खाते थे, इनका तो कभी खाया ही नहीं था। दूध बहुत पीते थे आप। आपकी जो मदर थी वो आपको पानी नहीं पीने देती थी, आप इसलिए बहुत ज्यादा दूध पीते थे। मेरे घर में मेरी माँ ने कभी मुझे पानी नहीं पीने देना। नहाने के टाइम पी जाओ। उन्होंने कभी पानी नहीं पीने देना। उन्होंने कहा पानी को पीना, दूध पी। ये रोटी खाने लगा तो रोटी को खाना, मीट खा, दूध पी, ताकत है जी की ताकत ही रोटी। कारण था कि मैं 2 साल में मैं जो गया आदमी ऊपर, मुझे निर्मल है हैमर थ्रोअर। अब मुझे नहीं एहसास कि मैं क्या था। वो मुझे कहता है यार प्रवीण तू तो ऐसा बन के आया था कि एथलीट सारे जो कैंप में थे वो देख रहे थे कि यार प्रवीण क्या बन गया। ये चीज है। तो ट्रेनिंग के टाइम पे कितना डाइट होता था आपका? सिंस यू वर 6 फीट 7 इंचेस एंड दैट टू इन अ थ्रोइंग इवेंट, और कोई सप्लीमेंट्स नहीं होते थे उस टाइम पे, तो आपका डाइट क्या रहता था? आपको पता है ना तो मैं पानी पीता था, मुश्किल से पानी पीता था। मीट, मच्छी, सर्दियों में फिश जो है वो मेरे फादर मंगवा लेते थे, और वो टांग देनी पेड़ के साथ ठंडे, तो सर्दी में तो खराब नहीं होती पेड़ के। तो ये चीजें दूध, बादाम, अंडे, सारा कुछ ये लो। तो एक बार में आपने कितना दूध पिया हुआ है? मैं आपको बोलता हूँ मुझे पानी मिलता ही नहीं था। पानी में रोटी में चोरी खाता था। किचन में जाना, चोरी करके रोटी जेब में डाल लेने, तो बाहर जाके दूध। मैं कॉलेज जब गया था ना, तो मुझे कॉलेज वालों ने 6 किलो दूध ऑफर किया था। तो मेरे घर वालों ने एक पूरी की पूरी भैंस, वो दूध बाल्टी में नहीं निकालना, वो वहीं बैठ के नीचे उसके पीता रहा। उसके बाद फिर आइस कोल्ड में दूध रखा होता था सोडा डाल के, फिर वो भी सारा दिन पीते रहे। तो मैं हैरान होता हूँ कि लोग कहते हैं, ये मेरी बात नहीं, मैं थ्रोअर की करता हूँ। लोग कहते हैं कि 2 अंडे खाए गर्मी होगी जी। ये हम लोग 14 अंडे, 15 अंडे
2-3 बाबा, मैं, बाबा, शायद एक आधा कोई हो और हो, हम लोग खाते थे, पीते थे, अंडे पी रहे हैं, गिलास में तोड़ा, गिलास में तोड़ा। जब हम मेहनत करते हैं तो कोई चीज गर्मी नहीं करती, ये गर्मी करती है जब आदमी खाली बैठा होता है। लेजेंडरी श्री जीएस रंधावा जी आपसे सीनियर थे, मोहिंदर गिल आपके साथ के थे, तो इनका कितना सपोर्ट मिला आपको? मिंजर गिल के साथ ऐसा था कि हम लोग इकट्ठे रहते थे जितने भी स्पोर्ट्स की। रंधावा जी का ये था कि इन्होंने इनकी कंट्रीब्यूशन जो है कि जब मैं नया नया बंगलौर गया था जूनियर में, तो मुझे बोलना बाला नहीं आता था, तो इन्होंने कोच कॉविक्स को, जब इन्होंने अपनी प्रैक्टिस खत्म कर दी, कोच कॉविक्स के साथ आगे ग्राउंड में बाहर ले गए मुझे। वो जो कॉविक्स बताता था इंग्लिश में, ये रंधावा साहब ने फिर उसका ट्रांसलेशन करके मुझे बताया, रंधावा साहब की ये कंट्रीब्यूशन, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन है मेरे लिए। मैं कभी भी मैं रंधावा जी, मैं वो आदमी कभी एहसान नहीं करता। मैं इसलिए कई बार देखा है कि, लेकिन जो जिस आदमी ने आपके साथ किया है कुछ, उसको याद रखो। आपकी लाइफ का, आपके करियर का, आपके स्पोर्टिंग करियर का क्रेडिट अगर देना पड़े तो आप किसको देंगे? अब मेरे हेडमास्टर हैं। मुझे सिर्फ एक अफसोस है अब मेरी जिंदगी में कि मैं ऐसे देश में पैदा हो गया, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे ये अफसोस है, जिस आदमी ने मेरी जिंदगी बनाई, मैं उसके लिए कुछ ना कर सका, को देता हूँ मैं उनको। मेरे जब मेरे लिए तो मैं जीरो होता। आज मैं फादर हूँ, मैं बाप हूँ, मैं जानता हूँ कि औलाद से कितनी अटैचमेंट होती है। वो हमारा स्कूल छोड़ के उनकी ट्रांसफर हो गई है तो 10 मील दूर, तो पूरा एक साल में 199, 10, 110 ऐसे, मतलब 100 का 200 का बैरियर, मेरे से 200 फुट का बैरियर क्रॉस नहीं होता था। अच्छा, मैं 11वीं का इम्तिहान मैं नहीं दे रहा था, वो मुझे बोल रहा तू ऐसा कर, तू देहरादून में आ जा, डेरावाल था कभी, डेरावाल, तू मेरे को जाओ नाले उसे, तू रोटी पानी का मैं तेरा अरेंजमेंट करूंगा, तो तू उससे प्रैक्टिस करेगी। कैन यू बिलीव, बगैर माँ बाप से सिवाय कोई नहीं खिलाता, उन्होंने रोज एक चिकन मंगवाना। उनका अपना बेटा भी वहीं रहता था, फैमिली नहीं थी, बेटा ही रहता था उनके पास। रोज उन्होंने चिकन बना के मुझे कहना, उस तेरे लिए रखा ही अलमारी में, अपने बेटे का नाम लेंगे, पोला, उन्होंने कहते पोला, उसको नहीं देना, तूने खाना। फिर फ्रूट होता था, वो मंगवाते थे मेरे लिए, आखिर एक उन्होंने नहीं देना। आज मैं बाप हो गया, समझता हूँ कि क्या कितने स्ट्रॉन्ग था वो लोग। फिर पेपर में देने ही उन्होंने मेरी हाथ पीछे में हेल्प की थी, नहीं तो मैं तो 10वीं से 11वीं से इम्तिहान में दे नहीं दिया। आपने 2 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, कैसा था आपका एक्सपीरियंस ओलंपिक्स में? बदकिस्मती से हाँ, ना आपकी यूनिफॉर्म है, ना आप प्रिपेयर हैं। ये हमें लेके जाते थे इसलिए कि ये इन्होंने जाना होता था, ये फेडरेशन के जो मेंबर होते इन्होंने जाना होता था, ये हमें इसलिए लेके जाते थे। ये नहीं था कि हमें ये मेडल लेने के लिए स्टेडियम में खड़ा करेंगे ना। कपड़े ऐसे गंदे होते थे, मैं कहता हूँ जो झाड़ू मारने वाला हमारे कमरे में आता था वो भी हमसे अच्छे कपड़े उसके होते। ब्लेजर, वो कमीज थे, वो शर्ट, वो जब भी वॉश करो वो हार के वो क्या होता उसको, वो ट्रांसपेरेंट नजर होंगी जो शर्ट दी थी। मुझे जब बैंकॉक जाने लगे ना, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम इंडिया से बाहर गया, तो पता नहीं जगदीश था, वो मुझे कहता है तू कपड़े यहाँ क्यों ले रहा है, वहां बैंकॉक में मिलेंगे टी शर्ट है फर्स्ट क्लास। मैं कपड़े छोड़ गया, जो इन्होंने शर्ट दी थी वो ले गया कमीज। वहां एयरपोर्ट पे उतरे तो 5-5 फुट के आदमी बैठ दिखे, तो मुझे पता दिया यहाँ तो 5 फुट के आदमी हैं, हमारे मेरे लिए कहाँ शर्ट मिलेगी, वही बात नहीं मिली। तो जो इन्होंने दिए थी वो शर्ट रात को धो लेनी, दिन पहन लेनी, तो 7वें के 8वें दिन वो ट्रांसपेरेंट बन गई थी। तो 6 फीट 7 इंच का अगर थ्रोअर है, उसके लिए आज की तारीख में भी किट अरेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत कम ऐसे स्टोर्स होंगे जहां पर किट मिलेगी। उस जमाने में किट आप कैसे अरेंज करते थे? जो आप ट्रेनिंग किट होती थी या कंपटीशन ड्रेस होती थी आपकी, वो कैसे आप मैनेज करते थे?
तो मिल जाता है, एडिडास वगैरह, एडिडास पूमा वगैरह, बात तो है। इंडिया में नहीं। मैंने क्या करना, लपेट लेते थे द्रौपदी की तरह साड़ी लाले को क्रिकेट, मैंने नहीं करना, कपड़ा लपेटना होता था। हाँ, लोगों ने अच्छे से डिजाइनर क्लोथ पाए, हमें खड़े ट्रैक सूट पाए, हम लोगों ने ऐसे जैसे मतलब पता नहीं, मैं नई नाम यूज करना चाहता हूँ। बीएसएफ आपने ज्वाइन किया और उस टाइम पे बीएसएफ और पंजाब पुलिस की जो इंटरनल एक अच्छी राइवलरी होती थी वो बहुत ज्यादा थी। उस टाइम एक टाइम था कि पुलिस, पंजाब पुलिस थोड़ी सी डाउन हो गई थी, क्योंकि उनका माई बाप कोई ना रहा। कमाल साहब थे, कमाल साहब बीएसएफ में आ गए, तो उनका कोई माई बाप रहा ही ना, इसलिए कमजोर हो गई। अभी वो अपना थे उनके डायरेक्टर जनरल, मैं उन्हें बात करता हूँ ना, असीम कुमार जी बीएसएफ में आते। अभी पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल थे, क्या नाम, भुल्लर साहब थे, तो पंजाब पुलिस का नाम था। वॉलीबॉल में लेजेंडरी बलवंत सिंह हुआ करते थे, बल्लू, उनके साथ कभी आपने पार्टिसिपेट किया पुलिस गेम्स में या किसी और इवेंट में? बल्लू थोड़ा सा बाद में आया है। देखो, स्पोर्ट्स तांगे वाला घोड़ा होता है ना, भागना तो उसने जितना है उतना ही है, लेकिन वो जो जिसके पास उसकी लगाम होती है ना, उसके पास ये आर्ट है कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखूंगा तो उसको ये दिमाग में आएगा घोड़े के कि जब मेरा मालिक मुझे छोड़ देना तो मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन उड़ना उसे नहीं है, जमीन पे ही है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे ही स्पोर्ट्समैन के अगर अच्छे है पीछे उसके हाथ रखने वाले, उसको लगता है कि मैं करूंगा दुनिया पे। तो 80s में आपने एथलेटिक्स ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, उसके बाद फिर आप मुंबई गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब कोई भी व्यक्ति मुंबई जाता है फिल्म स्टार बनने या हीरो बनने, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि वो यही सोचते हैं कि हम स्टार बनेंगे फिर दुनिया घूमेंगे। लेकिन आप तो ऑलरेडी पूरी दुनिया घूम के आ चुके थे, यू वर ऑलरेडी ए स्टार हिंदुस्तान के, देश के, आपने मेडल्स जीते, पूरी दुनिया उस टाइम पे घूमी थी, तो आपके लिए वो वाली चीज तो बिल्कुल नहीं रही होगी। मुझे कोई ऐसा नहीं था, मुझे ये था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा जिंदगी में फिर लोग जानते रहें, उसकी इज्जत करें, प्यार ना, मुझे ये था, मेरा ट्रैक दूसरा था। हाँ, वही इसीलिए तो मैं गलती सोच रहा था कि मैंने गलती की, मैं बम्बे आया क्यों। एक टाइम था कि मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, मुझे तभी तो मैंने छोड़ा बम्बे। अभी मैंने जब महाभारत की थी तो उसी दिन मैंने ये कहा था कि मैं अब बम्बे नहीं रहूंगा। जो मैंने इज्जत का कबाड़ा किया था यहाँ आके, वो महाभारत में पूरा हो गया। वो जो लॉस किया था रेपुटेशन, वो रेपुटेशन पूरा हो गया, बन गया पूरा। अब वापस दिल्ली जाऊंगा, अपने घर में रहूंगा। अगर कोई काम ऑफर करेगा तो अपनी मर्जी से करूंगा, ये नहीं कि कोई कचरा लाए तो मैं कचरे में छलांग मार दूं। महाभारत में बिहाइंड द सीन हु वर योर बेस्ट फ्रेंड्स? ये सारे थे हमारे, अर्जुन, जो विजेंद्र चौहान, फिरोज अर्जुन वगैरह, नकल सुदेव जो बने थे, ये हम लोग 5 ही थे, हमारे 5 का ही ग्रुप था। तो आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते होंगे बिकॉज यू वर ऑलरेडी अ स्टार और मोर ओवर स्पोर्ट्स पर्सन जिसने देश के लिए इतना कुछ हासिल किया है। हाँ, नहीं वो तो है, वो अभी भी मिलते हैं हम लोग, अभी भी चैट करते हैं, रोज कहीं ना कहीं बेले घर में खाली बैठे हैं तो कोई तो फोन करना लगे। सो मुंबई में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्यों छोड़ा आपने मुंबई? मुझे अच्छा नहीं लगता था वो लाइफ। मुझे मतलब मजबूरी से रहना पड़ता था, मजबूरी कहते और क्या। लेकिन एक दफा मुझे लगा कि मेरी इज्जत जो मैंने कमाई थी, मुझे ये था कि मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि कोई जो ताकतवर होते हैं, ऊंचे लंबे आदमी थे, वो भी एक्टिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि वो डफर होते हैं जैसे लोग समझते हैं। ये लोग, कोई आदमी, उसमें हर एक आदमी में कला है, लेकिन उसको शूट करने वाला काम चाहिए। सो महाभारत या किसी और फिल्म की शूटिंग के टाइम पे कभी ऐसा नहीं हुआ बिकॉज आपके अंदर ऑलरेडी इतनी स्ट्रेंथ थी, अगर आपने 5% भी लगा दिया अपनी स्ट्रेंथ का तो सामने खड़ा है वो तो गया, चाहे वो किसी को आप लड़ाई कर रहे हैं या आप महाभारत की शूटिंग में वो जो गदा चलाते थे उस टाइम पे अगर थोड़ा जोर से मार दिया तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ किसी को लगी हो चोट? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो अगर मेरे से लग जाए उसको तो वो बेचारा महीना 2 महीने पर बेड पे गया तो उसका नुकसान बहुत होगा, इसलिए मैं कभी नहीं किया था, लेकिन नोइंगली कभी नहीं, मेरे से कभी नहीं हुआ। सो मुंबई जाने से पहले आपने अपनी अधिकतर जिंदगी स्पोर्ट्स में निकाली थी, जब आप शूट करते थे वहां पर तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी
छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा, एथलेटिक्स करते हुए देखा, डिस्कस थ्रो फेंकते हुए देखा, या वेट ट्रेनिंग करते हुए देखा जिम के अंदर, कोई आपके पास आया हो या आपने उनको कुछ बताने की कोशिश की हो कि मैं एथलीट भी हूँ? आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो पैदा ही गुरु होते हैं। वो प्लेयर नहीं पैदा होते, वो पैदा ही गुरु होते हैं। मैं कई दफा जिम में जाकर देखा है, वो आदमी जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो उनसे पूछते हैं, जो मैं अगर चल जाऊं मेरे से कोई नहीं पूछेगा कि ये एक्सरसाइज कैसे करेंगे। यही दुर्भाग्य है हर काम में। ये नहीं कि सीख के जाते हैं ऊपर, दरबार जी उनको कान में थूक मारता है, जा तेरे जैसा कोई नहीं नीचे, तू जा। आपका ट्रेन वाला वो क्या इंसिडेंट था? आप अंबाला से कहीं जा रहे थे? वो था, मैं लेटा हुआ था, उसमें पुराने जमाने की बोगी थी, अच्छा। 6 के पड़े 4 में बोगी थी। तो मैं ऐसे लेग क्लोज करके सोचता हूँ, गर्मी सर्दी का वक्त, उसमें पहली बार पंजाब स्पोर्ट्स मीट थी, तो वहां जब गया, अंबाला जाना था, तो मैं अकेला था, तो मैं ऐसे लेग क्लोज करके लेटा हुआ ऊपर लिया था कोई गर्म कपड़ा, तो एक आया, एक्सक्यूज मी, लेग क्लोज करना आपने। तो मैंने लेग को खोल के, मैं पहले क्लोज थी, अब खोल देता हूँ। ये चीज मुझे किसी ने बताया कि जो आपका गांव था अमृतसर के पास सरहली, तो जो आटे की चक्की होती है उसके जो बड़े बड़े जो होते हैं उसके आप रॉड में लगा के और उस पर 2 बच्चे बिठा के आप स्क्वाट किया करते थे। उसमें क्या था कि उसमें जो भी मिल जाता था, वही चला आए, उसे उसको काम करा। ऐसा फिर वेट वूट थोड़ा बहुत वेट भी ले आए। तो पहले ऐसे ही था, वो चक्की वो देखा ऐसा, चल ले चल हवेली रखे दी, इन्हें भी डालेंगे वेट में, प्लेट बनाएंगे, उस था उसमें। गांव में पहले ऐसे ही चलता था, लोग करते थे, पत्थर को उठाते थे, पत्थर को उठाना, ये लोहे के उसको उठाते थे। अर्जुन अवार्ड आपको मिला, उसके बाद आपने दूसरा कभी कोई अवार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, कभी ट्राई नहीं किया, मिला नहीं आपको? मैं आज तक मुझे पता है कि मेरे से कौन से इंफीरियर लोग हैं, कौन से इंफीरियर लोग हैं जिन्हों को पद्मश्री मिली है। अगर मैं कोर्ट में जाके करूं केस, तो 2 मिनट में मुझे देंगे पद्मश्री। लेकिन मैं ऐसी चीज को, ये जो मेरी उम्र थी उस वक्त देते, मुझे खुशी होती। बाकी प्लेयर तो ऐसे हैं, झूठियां रिपोर्टां लिख के भेज दिया मिनिस्ट्री ने, किसी मिनिस्टर को झूठी रिपोर्ट लिखा ली, हाँ इन्हें आ किया, अगे जेडे बैठे हैं उनको क्या पता है क्या करके आया। झूठी रिपोर्ट, रिकमेंडेशन, ओ ये कौन है जी, मैं इवन देखा गांव के सरपंच की रिकमेंडेशन अर्जुन अवार्ड। तो ऐसे अवार्ड को अब लोगों को यही है कि अर्जुन अवार्ड में, आज तक अर्जुन अवार्ड मिला है ना, अंदाजा लगा रहे होंगे मुझे पेंशन कितनी मिलती है, 10,000, लोगों को 14,000 देते हैं। गोल्ड मेडल में 14,000 देते हैं, मुझे 10 मिली है। मैं पूछूंगा, वो जी आपके ना अभी आए ही नहीं पैसे, इतने मेरे पैसे नहीं आए। ये हाल है यहाँ। रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मैसेज आप जरूर दीजिए खिलाड़ियों के लिए। देखो, मैं मैसेज देता हूँ, और आप भी अगर ईमानदारी से उसको एज इट इज, मैं ये कहूंगा कि जो करना, अगर स्पोर्ट्स करनी है तो आप ये देख लो कि ये लड़ाई आपने लड़नी है। पहले, आजकल तो खैर गवर्नमेंट पैसा देती है, लेकिन वो एक लेवल तक पहुंच के पहले मेहनत करो। दूसरा, कोई किसी से उम्मीद न रखो। लड़ना तो अकेले मैदान में जाके लड़ो, ये सोचो कि ओ फलाना आएगा मेरी मदद से मिलेगी। बाकी ईमानदारी से मेहनत करो यार। पहले तो जो आदमी डिसिप्लिन नहीं, जिसके पास वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो झूठ बोलता है आदमी, उसमें डिसिप्लिन नहीं है, आप जो मर्जी कर लो, आपका कुछ नहीं बनेगा। जब कोई आदमी आम खलकत से, आप दुनिया से ऊपर उठता है ना, तो उसमें कुछ क्वालिटीज होती है, फिर वो ऊपर उठता है। क्योंकि जो परमात्मा है ना, वो देने के टाइम ये सोचता है कि इसके पास बर्तन कितना बड़ा है,
अगर बर्तन में छोटा है इसके पास, तो मैं ज्यादा कोई डाल दिया तो वो तो ओवरफ्लो हो जाएगा, और ना ही इसके पास क्वालिटी है कि उसको ये रख सके। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के अपने माँ बाप की इज्जत करो। जो आदमी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, कुछ नहीं, जीरो आदमी है, वो कीड़ा मकोड़ा है। हमेशा अपने से बड़े की इज्जत करो। अगर कुछ लेना है दुनिया में तो काम करो, किसी की नकल मत करो। ये डिजाइनर कपड़े हैं, कपड़ा महान नहीं बनाता आदमी को, आदमी कपड़े को महान बनाता है। आप मुर्दे को कपड़ा डाल दो तो वो मुर्दा क्या उठ पड़ेगा? कपड़ा कभी महान नहीं बनाता, आदमी उस कपड़े को इज्जत देता है। इसलिए जो भी है वो आप हो, आपने करना है। और जब मिल जाए, ऊपर ना देखना है, ऐसे नीचे जमीन में देखना है। वही सरवाइव करता है जो जमीन से जुड़ जाता है। दूसरा जो ऊपर देखता है ना, वो 2-4 कदम चल के किसी लगेगा उसको को तो पत्थर तो गिर जाएगा। हमेशा नॉर्मल बन के परमात्मा को शुक्र करो जो इज्जत देता है। तो मैं कुछ गर्मी में गुस्से में कुछ थोड़ा बोलिया, कुछ ज्यादा भी बोलिया। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत मजा आया इंटरव्यू में, खास तौर से प्रवीण कुमार द एथलीट से बात करके। और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू बहुत अलग रहने वाला है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि किसी ने पहले आपसे आपके एथलेटिक्स के, आपके स्पोर्ट्स के करियर के बारे में आपसे ज्यादा बातचीत की होगी। जो जानकारी मिली, मुझे लगता है कि उससे हमारी जो नई जनरेशन है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा उन्हें। क्योंकि जो हार्डशिप्स, जो स्ट्रगल्स आपने देखे हैं अपने टाइम पे, जो फैसिलिटीज हमें मिल रही है हमारे एथलीट्स को, वो जरूर उसे कंपेयर करेंगे और मेहनत ज्यादा करेंगे, और हमारा देश बहुत जल्दी ओलंपिक्स में एक पदक लेके आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।